गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के अगले टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जल संसाधन के बारे में जाना, जल संसाधन का उपयोग किस प्रकार हम करते हैं या जल संसाधन प्रकृति द्वारा हमें कैसे एक उपहार स्वरूप दी गई है, जिससे हमारा जीवन यापन, हमारे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, सारा का जीवन जल संसाधन पे निर्भर है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। पहला है भूपृष्ठीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। तो सबसे पहले हम समझेंगे भूपृष्ठीय जल क्या कहलाता है। भूपृष्ठीय, भू मतलब भूमि और पृष्ठ मतलब सतह, यानी जो जल पृथ्वी पर पाए जाते हैं ऊपरी सतह पर, उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत, यानी ये भूपृष्ठीय जल कहां से आता है, इसका मुख्य स्रोत वर्षा है। यानी बारिश जब होती है तो वो पानी जमीन के ऊपर लग जाता है चारों तरफ। आपने देखा होगा, जैसे बाढ़ आता है या बारिश के दिनों में गड्ढे, नाले, तालाब सब भर जाते हैं, तो उसका वो आपको उसमें रह जाता है पूरा तरह। या कहीं कहीं तो बाढ़ आती है तो पूरे बहुत विस्तृत क्षेत्र में पानी लगा रहता है। उसका 20% भाग, यानी उसका 20%, 20%, इसका 20% पानी जो है वो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। शेष पानी में, शेष जल में कुछ जल आपको मिट्टी द्वारा जमीन के अंदर छोटे छोटे छिद्रों से वो रिसते हुए नीचे चलाता है जमीन के अंदर। जो पथरीले, जो जमीन के अंदर जो पथरीले भाग में है वहां जाके वो जमा हो जाता है, यानी जमीन के अंदर छिद्रों से होते हुए वो जमीन के नीचे चला जाता है। जो पानी हम उपयोग करते हैं पीने के लिए, तो वो कुछ भाग नीचे जमीन में चला जाता है, कुछ भाग इसका आपको नदी, तालाबों, गड्ढों में वो जाके जमा हो जाता है, और बाकी जो शेष पानी है वो कहीं ना कहीं किसी नदी में मिलकर और वो जाके समुद्र में चला जाता है नदियों के द्वारा। तो इससे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं, यानी भूमि पर जो जल है। तो इस जल का यही आंसर है कि भूमि पर पाए जाने वाले बारिश के पानी को जो नदी तालाबों में जमा हो जाते हैं उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल वही जो मैंने बताया था कि उसका बारिश के पानी का कुछ जल जो छिद्रों से होते हुए जमीन के अंदर चलाता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमि मतलब भूमि और गत मतलब उसके अंदर। जो हमारे यहाँ पीने का एकमात्र साधन भूमिगत जल है। हैंडपंप लगाएं, बोरिंग करें, तो वो नीचे से पानी जमीन के अंदर से आता है जो हम पीते हैं। तो पीने के लिए हमारे यहाँ एकमात्र साधन क्या है, भूमिगत जल। या सिंचाई के लिए भी देखा होगा आपने, बोरिंग करके सिंचाई किया है खेतों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तो उसके लिए भी भूमिगत जल आपको बहुत जरूरी है। जिस साल में अगर बारिश नहीं होती है उसमें भूमिगत जल जो है उसका लेयर जो होता है वो कम होता जाता है, तो पानी कम मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में होता है कि गर्मी के दिनों में वहां के हैंडपंप में पानी नहीं आता है, भूमिगत जल वहां सूख जाती है, और जब बारिश होती है तो वो भूमिगत जल फिर आ जाएगा। तो ये स्थिति है भूमिगत जल की, यानी भूमिगत जल हमारे पीने का एकमात्र साधन है। पीने के लिए आज मशीनें आ गई हैं, आरओ मशीन आया है, तो उस मशीन से किसी भी पानी को रिफाइन करके पिया जा सकता है। लेकिन आज भी गांव में, सुदूर देहातों में या बहुत लोग के यहाँ पीने के लिए भूमिगत जल ही एकमात्र साधन है। अब इसे सिंचाई करें, पिए या घर का काम करें, जो भी काम में है ये भूमिगत जल के द्वारा ही ये होता है या संभव होता है। तो ये है भूमिगत जल। अब जल संसाधन का वितरण, जल संसाधन का वितरण, तो हमने कल बताया था कि जल जो है वो विश्व का सबसे अधिक जल, लगभग 95% आपको जल
या 90% से ऊपर जो जल है वो आपको समुद्रों और महासागरों में निहित है। और ये सारे आपको जो है दक्षिणी गोलार्ध में, जो आप ग्लोब देखिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि महासागर जो है बड़े बड़े सभी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध में आपको स्थल है यानी जमीन पाए जाते हैं ज्यादा। इसीलिए आपको दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जल गोलार्ध यानी उस क्षेत्र में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसे जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है दक्षिणी गोलार्ध को। और उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, यानी स्थल गोलार्ध का कहने का मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध और जल गोलार्ध का, जल्दी गोलार्ध का अंतर मतलब हुआ आपको दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे अधिक जल का वितरण आपको दक्षिणी गोलार्ध में है और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में आपको स्थल मार्ग मिलेंगे सबसे ज्यादा, जिस पर जनसंख्या का विकास हुआ है। इसके बाद और भी सारे बहुत जल ऐसे हैं जो पृथ्वी पर नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में वो जल समाहित है, या बड़े बड़े हमारे यहाँ पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, उसके बाद उसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। उसके बाद भूमिगत जल पाया जाता है। हमारे यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा विश्व की नदियों में शामिल है, विश्व की बड़ी बड़ी नदियों में शामिल है। विश्व लगभग उनका अगर ब्रह्मपुत्र का देखें तो विश्व की 10 बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र का 8वां स्थान है और गंगा का 10वां स्थान है। तो विश्व की 10 सबसे बड़ी नदियों में हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा का नाम आता है। तो ये देखा जाए कि समुद्र के बाद सबसे अधिक पानी नदियों में पाया जाता है। तो इस तरह जल का वितरण है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सर्वाधिक प्रवाह जो होता है उसके युग जल, उसकी भंडारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी की वो सबसे अधिक है। बहुत गहरी नदी है, भारत की सबसे गहरी नदी आपको ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस तरह देखा जाए तो व्यापार के लिए भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का उपयोग किया जाता रहा है शुरू से। तो ये जल जो है सबसे अधिक जल आपको समुद्र महासागरों में और उसके बाद नदियों में और तालाबों पोखरों में, जमीन के अंदर ये जल का वितरण है और इस तरह जल का वितरण हुआ है। उसके बाद आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जल का उपयोग क्या है और यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।